नमस्कार, दो दूनी चार में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। रोज की तरह हम ठीक 2 बजे देश के 4 अलग अलग शहरों दिल्ली, मुंबई, पटना और लखनऊ से आपको अलग अलग खबरें दिखाते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ज्यादातर खबरें इसी ऑपरेशन से जुड़ी हुई थीं। आज भी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी खबर हम आपके सामने रखेंगे। आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दौरा किया। सुबह सुबह वे जवानों के बीच पहुंचे और आज सुबह जब आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिले तो वहां भारत माता की जय और जय हिंद के नारे बुलंद हुए। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के जालंधर में आदमपुर एयरबेस पहुंचे, इसको विस्तार से आपके सामने बाद में रखेंगे। अगली खबर के लिए चलते हैं फिलहाल पंकज झा के पास लखनऊ। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई है, लेकिन इसके बावजूद यूपी की योगी सरकार ने आतंकियों के स्लीपर मॉड्यूल के खिलाफ एक तरीके से युद्ध का ऐलान किया है और इसीलिए आज सवेरे गृह विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी थी, यूपी में सभी 75 जिलों में रेड अलर्ट था। आखिर क्यों आज ये महत्वपूर्ण बैठक हुई और आगे क्या होने वाला है यूपी में, इस पर विस्तार से बात करेंगे। अभी चलते हैं पटना प्रभाकर के पास। धन्यवाद पंकज। और ऑपरेशन सिंदूर का शोर अभी थमा भी नहीं है कि बिहार में चुनावी शोर ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया और आज तेजस्वी यादव लगातार हमलावर रहे नीतीश कुमार पे। उन्हें एक्सपायरी माल बताया। उन्होंने कहा कि जैसे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 15 साल में ख़त्म हो जाता है, वैसे ही नीतीश कुमार का 15 साल से ज़्यादा हो गया है बिहार में और उन्हें अब एक तरह से बिहार से बाहर किया जाना चाहिए। तो इसी मुद्दे पे कैसे बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, कैसे चुनावी शोर जो है बिहार में बढ़ता जा रहा है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे बिहार से। लेकिन पहले चलते हैं मुंबई, जितेंद्र के पास। धन्यवाद प्रभाकर। और अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो साल 2023 में, जुलाई 2023 में एनसीपी में बगावत हुई थी। ये बगावत शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने की थी और ये पार्टी दो फाड़ हो गई थी, दो अलग अलग खेमों में बट गई थी। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि शरद पवार की पार्टी और अजीत पवार की पार्टी फिर एक साथ आ सकती है, फिर एक हो सकती है। उसी को लेकर आज हमारी खबर होगी और हम इसमें ये भी जानेंगे कि किस तरह से चाचा भतीजा की ये करीबी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को रास नहीं आ रही, उसे खटक रही है। अब आइए वापस चलते हैं विकास के पास। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। तो अब खबरें आपके सामने विस्तार से रख देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आदमपुर एयरबेस का दौरा किया। आदमपुर एयरबेस पंजाब के जालंधर में है और यहाँ उन्होंने जवानों से मुलाकात की। उनका जोश हाई था और जवानों के जुबान पर भी भारत माता की जयकारे थे। पीएम मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया। फ्रंट लाइन पर मौजूद इस एयरबेस पर जाने के कई मायने हैं। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी जवानों का न केवल हौसला और गौरव बढ़ाने पहुंचे, बल्कि पाकिस्तान के झूठ की पोल भी यहां से उन्होंने खोलकर रख दी। पाकिस्तान का झूठ आदमपुर को नुकसान पहुंचाने का था। बाकायदा पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये झूठ फैलाया गया कि आदमपुर में हमला करके मिसाइल के जरिए उसने एयरपोर्ट को तबाह कर दिया है। इस एयरबेस के तबाह करने के साथ ही साथ उसने सैटेलाइट इमेज, फर्जी सैटेलाइट इमेज जारी करके ये भी फैलाया कि उसने यहाँ पर मौजूद S-400 को बुरी तरह से तबाह कर दिया है और ऑपरेशन सिंदूर की उसने कमर तोड़ दी है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही पहुंचे आदमपुर एयरबेस, तो उन्होंने यहाँ पर 2 तरह के संदेश दिए। पहला संदेश साफ था कि उन जवानों को सैल्यूट करना जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने उड़ान भरी, पाकिस्तानी पंजाब के 5 एयरबेसों को भी तबाह किया और उसमें आदमपुर एयरबेस ने बड़ा रोल प्ले किया। एक एक करके हम आपको पाकिस्तान के पंजाब के वो 5 एयरबेस दिखा रहे हैं जिनको पाकिस्तान के भीतर घुसकर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने तबाह किया और उसके लिए भारतीय वायुसेना के विमानों ने आदमपुर से भी उड़ान भरी और ब्रह्मोस को यहां से लॉन्च भी किया गया। तो आप देखिए ये एक एक करके चकलाला एयरबेस पंजाब का वायुसेना का ये प्रमुख स्क्वाड्रन है और यहां पर पाकिस्तान के फाइटर जेट तैनात रहते हैं। इसको भी ब्रह्मोस मिसाइल ने तबाह किया। रफीकी एयरबेस शोरकोट पंजाब में है। J-17 का ये मुख्य अड्डा है, बेस है और यहाँ पर भी भारत ने घुसकर ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए इसको खत्म किया। सुक्कोर एयरबेस, ये देखिए ये कराची का एयरबेस है। इसको हम
पंजाब के एयरबेस से अलग रख देते हैं। अवाक्स जासू विमान का ये बेस है और यहाँ पर भारत ने ब्रह्मोस के जरिए अवाक्स को तबाह किया था। इसके अलावा नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पंजाब में C-130 का बेस है और यहाँ नूर खान एयरबेस जो है वो रावलपिंडी और पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित एयरबेस में से एक है। रामियार खान एयरबेस ये भी एयरबेस ऐसा है जो पंजाब प्रांत में पड़ता है और पाकिस्तान के एयरफोर्स का रीढ़ की हड्डी इसको माना जाता है। उसको भी भारत ने भीतर घुसकर पाकिस्तान के तबाह किया था। तो ये वो 5 एयरबेस हैं जिनको भारत ने तबाह किया। इसके अलावा यहाँ से जो मिसाइलें लॉन्च की गई उसने पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी तबाही मचाई। इसमें से चगाई एयरबेस, चगाई की पहाड़ियाँ और किराना की पहाड़ियाँ भी शामिल हैं और इन पहाड़ियों में ये बताया जाता है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों का जखीरा छिपा के रखा हुआ है। लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि इसी हमले के बाद वहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है, जिसको जांचने के लिए अमेरिकी विमान वहाँ पर होवरिंग कर रहे हैं। चलिए, ये तस्वीरें पाकिस्तान के दावे को झूठा जरूर साबित करती हैं और पाकिस्तान के झूठ की और झूठे फेक नैरेटिव की पोल भी खोलती है। जिस पाकिस्तान ने दावा किया था कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया है, वो एयरफोर्स का एयरबेस जालंधर में, उसी एयरबेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और ठीक उसी एयरबेस पर उनके पीछे MiG-29 जिसका ये बेस है वो भी खड़ा दिखाई दे रहा है और पीछे S-400 भी शान से सीना ताने खड़ा दिखाई दे रहा है। ये पाकिस्तान के उस झूठ और गलत और फेक नैरेटिव को तोड़ने वाली तस्वीर है जो पूरी दुनिया में सीधे तौर पर यह दिखाएगी कि भारत ने कैसे पूरे एयर डोमिनेंस को इलाके में उसने न केवल अपने कंट्रोल में रखा बल्कि पाकिस्तान को वहां नेस्तनाबूद ही नहीं किया बल्कि उसके हाथ पांव तक ढीले कर दिए। जालंधर स्थित यही वो एयरबेस है जिसे नुकसान पहुंचाने का पाकिस्तान ने दावा किया, लेकिन ये दावा अब हवा में उड़ गया इसी तस्वीर के साथ। हालांकि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 11 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस दावे का खंडन किया था, लेकिन इस तस्वीर का आना बहुत जरूरी था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने के साथ इस तस्वीर का आना यह भी दिखाने के लिए काफी है कि जब सीमा से सटे जालंधर के एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरते हैं तो कैसे पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को वो बेनकाब कर देते हैं। अब S-400 क्या है ये हम आपके सामने रख देते हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम में शुमार किया जाता है और भारत में इसके पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसके डोमिनेंस ने पूरी दुनिया में ये स्थापित कर दिया कि S-400 सिस्टम जो है वो आधुनिक रडार के जरिए सटीक वार करता है। ध्वनि से 3 गुना रफ्तार पर उड़कर इसकी मिसाइलें निशाने को हवा में ही नष्ट कर देती हैं। ये जो सिस्टम है वो विमानों के लिए ही नहीं बल्कि क्रूज मिसाइलों के लिए भी बड़ा खतरा है और भारत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बार बार साबित हुआ है, जब शाहीन और फतेह नाम की जो मिसाइलें क्रूज मिसाइलें थीं उसको इस सिस्टम के जरिए और आकाश मिसाइल के जरिए मार गिराया गया। अब हम चलिए आपके सामने इस फेक नैरेटिव, झूठे नैरेटिव और इसके जरिए जो पाकिस्तान के नैरेटिव के बाद जो राजनीति हो रही है उस पर चर्चा करेंगे और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी भी जुड़ेंगे। प्रदीप भंडारी, आपका स्वागत है। हमने देखा कि भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को उसके भीतर घुस के धूल चटाई और इसकी बाकायदा आर्मी के तीनों सेनाओं के विंग ने अलग अलग समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी भी साझा की। उसके बावजूद राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं। अब बड़ा सवाल जो उठकर आ रहा है वो ये उठ के आ रहा है कि आखिर इस ऑपरेशन सिंदूर को बीच में स्थगित करने की वजह क्या थी, क्यों सरकार पीछे हटी? विकास जी, मेरे हिसाब से पिछले 48 घंटे दुनिया की हिस्ट्री में लिखे जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री और ग्लोबल लीडर बने हैं जिन्होंने न्यूक्लियर ब्लैकमेल किसी न्यूक्लियर नेशन का कॉल आउट करा है और हिंदुस्तान की ऑपरेशन सिंदूर को मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा है, जहां हम पाकिस्तान के प्रति डिफेंसिव नहीं है ऑफेंसिव हो चुके हैं टेररिस्ट और टेरर बैकर्स के प्रति। ये आजादी के बाद से कोई नहीं कर पाया जो पीएम ने किया है। अब मैं आना चाहता हूं इसके ऊपर, ये जो डिसीजन लिया गया है विकास जी, ये डिसीजन को लेने में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नेवल स्टाफ,
आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर लिया गया है। कोई परमानेंट सीज फायर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो स्टॉप नहीं हुआ है। अगर आप आईएएफ का भी ट्वीट देखेंगे वो ये स्पष्ट कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 4 आतंकवादी जम्मू कश्मीर के शोपियान के अंदर हमारी फोर्सेस मार चुकी है, तो कुछ भी रुका नहीं है। जो 72 घंटे पहले हमारी पॉलिसी थी वही हमारी पॉलिसी है। मैटर फॉर्म बदल चुका है। पर बड़ी बात यह है और विचित्र बात यह है, जो लोग सवाल उठा रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक तक नहीं करी, और वो यही लोग हैं जो हमारे ऑफिशियल स्टेटमेंट को, प्रधानमंत्री जी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के बजाय दुनिया के हर दूसरे फॉरेन लीडर को कोट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये जो इमेज है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के, जो आपने भी दिखाई थी, ये स्पष्ट करता है कि आज के नए भारत का माइट क्या है। पीछे S-400 है जो हमारा सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो स्पष्ट कर रहे हैं कि हम रुकेंगे नहीं। और कल प्रधानमंत्री जी के संबोधन के अंदर भी ये स्पष्ट हो चुका था कि आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो देयर इज नो चेंज इन स्टेटस को, ये मैं कहना चाहता हूं। जो राजनीतिक दल का काम है राजनीति करना, वो करेंगे। देश की जनता हमारे साथ में है, और ग्लोबल नैरेटिव में हर दुनिया का मुल्क भी ये देख चुका है कि भारत पाकिस्तान से या तो सिर्फ पीओके पे बात करेगा। लेकिन प्रदीप भंडारी, सवाल ये भी उठ रहा है ना कि जब सारे राजनीतिक दल आपके साथ थे, आप इतने सीनियर देश के हर नागरिक का समर्थन आपके साथ था, तो ऑपरेशन सिंदूर को बीच में रोकना नहीं चाहिए था। इस बार पाकिस्तान को आखिरी तौर पर सबक सिखा ही देना चाहिए था। विकास जी, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है और हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। हर ग्लोबल कमेंटेटर पीओके की बात कर रहा है। हम पाकिस्तान के अंदर घुसे हैं। हमने रावलपिंडी के अंदर हमला किया एयरबेस पे, हमने कराची के अंदर हमला किया एयरबेस के अंदर, इस्लामाबाद से 40 किलोमीटर दूर नूर खान पे हमने हमला करा है। ये आप 50-60 साल में देख लीजिए कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसने एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को कॉल आउट किया, उनके बेसिस को तबाह किया है। और अब हमने स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स को डिफरेंशिएट नहीं किया है, जो कभी पहले नहीं हुआ करता था। और वापस से कल अगर आप डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे, ये स्पष्ट कर दिया गया था, द आर्म फोर्सेज आर रेडी फॉर एवरी ऑपरेशन। और आज भी प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग एनएसए के साथ हुई है। तो ये कहना गलत होगा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। उसका फॉर्म, मैकेनिज्म, मॉडस ऑपरेंडी बदल गया है, पर एक्शन जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका। तो प्रदीप बता रहे हैं किस तरह से राजनीति चलती रहेगी, लेकिन सरकार के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान के भीतर उसको सबक सिखाने के बाद ही लिए गए। अब चलिए, आदमपुर एयरबेस क्यों खास है ये आपके सामने इसके थोड़े से डिटेल रख देते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा ये सैन्य एयरबेस है। वायुसेना के विमानों का संचालन करता है। MiG-29 का ये बड़ा बेस है। उनके रखरखाव पर भी यहाँ पर काम होता है। नियंत्रण रेखा से यानी कि IB से, इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर है, और पंजाब के जालंधर से 21 किलोमीटर दूर स्थित ये S-400 का एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती के साथ ब्रह्मोस मिसाइल भी यहाँ पर तैनात है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1965 और 1971 में इस एयरबेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और पाकिस्तान के आंख की किरकिरी भी ये एयरबेस है। तो विस्तार से हमने आपके सामने रखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदमपुर में जाना और जवानों के साथ वहां पर समय बिताना कितना इम्पॉर्टेंट है पूरी दुनिया और देश को, और जवानों के लिए खास तौर पर जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को धूल चटाई है। चलिए अगली खबर के लिए विस्तार से चलते हैं लखनऊ, पंकज झा के पास। अब से कुछ देर पहले कश्मीर के शोपियां में 3 आतंकवादी मारे गए हैं, यानी कि अभी खतरा टला नहीं है। और इसी संभावित खतरे को देखते हुए यूपी अभी भी रेड अलर्ट पर है। आज सवेरे गृह विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें समीक्षा की गई कि आने वाले दिनों में क्या संभावित खतरे हो सकते हैं। इस बैठक में गृह विभाग के अधिकारियों के साथ यूपी के डीजीपी, एसटीएफ और एटीएस के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। एक दौर था जो आपको याद होगा जब यूपी में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ करते थे। वाराणसी के संकटमोचन मंदिर से लेकर गंगा के घाट के किनारे तक, अयोध्या, लखनऊ, बनारस में कचहरी में ब्लास्ट हुए थे। आतंकवादियों का एक बड़ा सेंटर हुआ करता था, सिमी का एक बड़ा सेंटर हुआ करता था। लेकिन यूपी में बीजेपी की सरकार जो साल 2017 में बनी, उसके बाद से पिछले 8 सालों में हालात बदले हैं। दुर्दांत अपराधियों को लेकर भी, और एक तरीके से जो आतंक के स्लीपर मॉड्यूल्स थे और तमाम आतंकवादी संगठन से जो जुड़े लोग थे, इन पर भी बहुत तेज कार्रवाई हुई है। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही महीनों पहले जो कुंभ हुआ था, उस कुंभ को भी
आतंकी संगठनों के निशाने पर था और बब्बर खालसा इंटरनेशनल का एक कुख्यात आतंकवादी लजर मसीह भी प्रयागराज के पड़ोस में कौशाम्बी से पकड़ा गया था। आज इस बारे में यूपी सरकार और यूपी पुलिस ने एक बड़ी रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें करीब आपको बताऊं कि 143 स्लीपर मॉड्यूल से जुड़े जो लोग आतंकवादी संगठनों के सहयोगी थे, उनके गिरफ्तारी की बात बताई गई है। साथ ही 230 दुर्दांत अपराधी जो मारे गए हैं पुलिस एनकाउंटर में, उनका भी पूरा ब्यौरा दिया गया है। आज एक लंबी बैठक हुई है और जो एक तरीके से सेंसिटिव प्लेसेज हैं, आपको बताऊं कि अभी जहां अयोध्या में राम मंदिर है, एक दौर में जब राम जन्मभूमि स्थल था वहां भी आतंकवादी हमला हुआ था। तो एक बाकायदा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और आने वाले समय में ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी जारी है, उसमें कहीं भी सांप्रदायिक या आतंकवादी जैसी कोई घटना न हो, उसके लिए आज बाकायदा एक बड़ी बैठक हुई है। हम बात करेंगे इन्हीं सब मुद्दों पर यूपी के डीजीपी रहे AK जैन साहब से, जो हमारे साथ खास तौर से जुड़ रहे हैं। जैन साहब, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? हाँ, मुझे साफ आवाज़ मिल रही है। ये अभी जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि एक दौर था, आपने भी वो देखा था कि यूपी एक मतलब टेरर आउटफिट्स के एक मेन टारगेट हुआ करता था, और आज बदले हुए हालात में अगर हम देखें, उस तरह की घटनाएं तो नहीं हुई हैं, लेकिन चुनौतियां अब भी कम नहीं हुई हैं। बिल्कुल ठीक है आपका कहना। यूपी इसी के लिए जाना जाता था, जगह जगह ब्लास्ट होना, कहीं संकट मोचन पे, कहीं कचहरियों में, मार्केट्स में। इस स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन आया है। ATS को प्रेजेंट गवर्नमेंट ने योगी जी की सरकार में 8 साल में बहुत मजबूत किया गया है। उनके जगह जगह बड़े जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं, वहाँ उनके सेंटर्स बनाए गए हैं। नेपाल बॉर्डर पे जेवर, देवबंद, अयोध्या। तो जितना स्ट्रेंथन किया जाएगा ATS को, और इनके समय में किया गया है, उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है। स्लीपर मॉड्यूल्स को तहस नहस किया जाना नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि यही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं टेररिस्ट इंसिडेंट्स के लिए, और यही उनको पनाह देते हैं, यही उनकी फंडिंग करते हैं। ये सैफुल्ला एक कुख्यात टेररिस्ट मुठभेड़ में मारा गया। जो भी 142 से 143 जो भी मॉड्यूल्स थे, स्लीपर मॉड्यूल्स, जिनकी वजह से लोन वुल्फ अटैक भी हुए, गोरखपुर मंदिर पर भी अटैक हुआ। अब आप इस प्रकार की घटनाएं नहीं सुन रहे होंगे। इस पे सख्त कार्रवाई हुई है। एक अवेयरनेस आई है पूरे यूपी पुलिस में कि इस प्रकार की कहीं पे भी कोई घटना होती है, कोई सूचना मिलती है, तो त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जो फेक करेंसी के गैंग्स थे, जो फेक करेंसी चलाते थे और छापते थे, और इसकी वजह से भी टेरर फाइनेंसिंग होती थी, इस पे बहुत सख्ती से रोक लगी है और इसमें बहुत गिरफ्तारियां हुई हैं। जो फर्जी नाम पतों से सिम कार्ड्स ले लेना, साइबर फ्रॉड करना, इस पर भी कार्रवाई चल रही है। अभी 4 चाइनीज सिटीजन्स भी पकड़े गए हैं। मैं इसको इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। और माफियाज के खिलाफ तो कार्रवाई हुई है। जो नक्सलाइट्स हैं, पहले ही इसको नक्सलाइट जो बेल्ट थी, 3 डिस्ट्रिक्ट थे, उनको पहले ही न्यूट्रलाइज कर लिया था। टेररिस्ट को भी बड़ी कठोर कार्रवाई प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। एक चीज़ ये था जैन साहब, अगर बीते कुछ महीनों को आप देखें, जैसे पीलीभीत में पंजाब पुलिस की मदद से यूपी पुलिस ने 3 खालिस्तानी आतंकियों को ढेर किया। फिर जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि लजर मसीह पकड़ा गया कौसाम्बी से। एक नया सेंटर बन रहा है क्या यूपी खालिस्तानी आतंकियों के लिए, उन संस्थाओं के लिए हाल के दिनों में देखें, और एक बड़ा खतरा क्या है? देखिए, ये पहले से तराई की जो बेल्ट है, पीलीभीत जिले में 10 नागरिकों की हत्या की थी पंजाब के टेररिस्ट ने, और उसी गैंग से मेरी मुठभेड़ हुई थी जब वो हरिद्वार के थ्रू जा रहा था पंजाब। तो मेरी मुठभेड़ हुई थी बंदरजूड़ के जंगलों में। मैं तो वहीं पे SSP था, कुंभ मेला कराने के लिए मेरी पोस्टिंग हुई थी। सशक्त गैंग था टेररिस्ट का। तो ये जितने जनपद थे, लखीमपुर खीरी से लेके पूरे तराई के, इसमें आतंकवादी पहले भी बहुत सक्रिय रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में सिख पॉपुलेशन है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आतंकवाद 100% खत्म हो गया है। बहुत से वेपन्स हैं जो पहले के अभी भी हैं लोगों के पास में, लिंक्स हैं, रिश्तेदारियां हैं। सतर्क दृष्टि रखे जाने की नितांत आवश्यकता है। और यूपी पुलिस, STF हमेशा दूसरे प्रदेशों की पुलिस जब भी कोई सहयोग मांगती है,
तत्परता से उस सहयोग को देते हैं। उसी का नतीजा था जो इतनी अच्छी मुठभेड़ हुई। हालांकि उसके बाद बहुत धमकियां भी दी गई। प्रयागराज में एक महाकुंभ के लिए भी धमकियां थी, आपको पता ही है। फिर भी बहुत मजबूती के साथ महाकुंभ कराया गया। 67 करोड़ लोगों ने उसमें भाग लिया, स्नान किया, एक इतिहास बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद ए के जैन साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो जैसा कह रहे थे ए के जैन साहब, और ये बात सही भी है कि सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी, और इसी बात को देखते हुए यूपी पुलिस ने आगे के लिए अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं कि किस तरीके के खतरों से उसे आने वाले दिनों में निपटना है। अब चलते हैं पटना प्रभाकर के पास। धन्यवाद पंकज। तो जैसा मैं बता रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर का शोर अभी थमा नहीं है कि बिहार में जो है वो चुनावी शोर बढ़ने लगा है। हालांकि कुछ दिनों जब से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब हमने देखा कि जितने भी राजनेता थे और जितने भी राजनीतिक दल थे उन्होंने लगभग चुप्पी साध ली थी, क्योंकि देखिए बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां इस वर्ष चुनाव होना है और लगातार हम देख रहे थे कि कैसे दोनों दलों के नेता, दोनों खेमों के नेता जो है एक दूसरे पर लगातार वार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ हमने देखा कि वो चुनावी शोर जो है वो बिल्कुल थम सा गया। उसके बाद जैसे ही युद्ध विराम की घोषणा हुई और ऑपरेशन सिंदूर का शोर थोड़ा कम हुआ तो बिहार में चुनावी शोर जो है एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। और आज तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे नीतीश कुमार पे हमला किया, उन्हें एक्सपायरी डेट बताया। उन्होंने कहा कि जैसे गाड़ियों को 15 साल में रोड से हटा दिया जाता है, वैसे नीतीश कुमार ने अपना टर्म पूरा कर लिया है बिहार में, अब उन्हें वक्त आ गया है कि उन्हें यहाँ से हटाया जाए। तो एक तरह से अब जैसे ऐसे देखेंगे कि बिहार में चुनावी तारीख नज़दीक आएगी, वैसे वैसे ये शोर, ये आरोप प्रत्यारोप जो है उसका दौर बढ़ता जाएगा। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ पीयूष शर्मा जी हैं जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं, और कंचना यादव जी हैं जो कि राजद की प्रवक्ता हैं। दोनों हमारे साथ मेहमान के तौर पे इसमें जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पीयूष जी, पहला सवाल आपसे जी, ये जो आरोप लगाते हैं तेजस्वी यादव, ये कहीं ना कहीं इस आरोप में दम भी है, क्योंकि 20 साल हो गए हैं, लोग कहीं ना कहीं हमको चेंज चाहिए, उन्हें लगता है कि एक चेहरा देख के थक गए हैं और एक नए विचार वाला व्यक्ति जो है वो कुर्सी पे बैठे। तो आप इस बात को मानते हैं कि ऐसा चेंज होना चाहिए बिहार में? देखिए प्रभाकर जी, तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष जिस नए फसल की बात आज उन्होंने कही है, ये वही फसल के बीज हैं जिसका बिहार की जनता ने 15 वर्षों तक देखने का काम किया है। 90 से लेकर के 2005 तक बिहार की जनता भोली भांति जनता ने भुगतने का काम किया है। उस जंगल राज के परिदृश्य को देखने का काम किया है, उनके माता पिता के शासनकाल को देखने का काम किया है। क्या था बिहार? बीमारू राज्य बनाने का काम। वो पुरानी बात हो गई, वो पुराना 20 साल पुरानी बात मत कीजिए आप। लोग बोल रहे हैं कि आपको बेरोजगारी पे, आपको महिला के मुद्दे पे नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और जब नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भाजपा भी उसका हिस्सा है। कहां है प्रभाकर जी, कहां है बिहार में बेरोजगारी? आप 2005 के पहले को आंकड़े को देखने का काम करें, बिहार में पलायन कितना था? 12% पलायन की दर में कमी आई है। 5 करोड़ लोग 2005 के पहले 5 करोड़ लोग इसी बिहार की धरती से पलायन करके दूसरे राज्य में जाने का काम करते थे। आज 2024 में 2025 अभी चल रहा है, 2024 में इसका आंकड़ा 2.90 करोड़ आ गया है। कितनी प्रतिशत की कमी आई है यह भी आप देखने का काम करें। देखिए, नेता प्रतिपक्ष बिहार में भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज रोजगार के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने लोगों को रोजगार देने का काम, 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का काम एनडीए सरकार ने देने का काम किया है। पीयूष जी, जिनके नेता ने आरोप लगाया है उनके लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। उनकी प्रवक्ता है कंचना यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी में। आपके नेता जो हैं तेजस्वी यादव, ये लगातार जो है बेरोजगारी, महिला और युवा की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो बिहार की जनता है उसे इन मुद्दों से फर्क पड़ता है, और ये मानती है बिहार की जनता के महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ, युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ, पलायन के लिए कुछ नहीं हुआ, रोजगार के लिए बिहार में कुछ नहीं हुआ 20 सालों में? नहीं प्रभाकर जी, तेजस्वी जी 2020 के चुनाव में भी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़े थे, और इस साल भी 2025 में जो चुनाव होने वाला है हम जनता के ही मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और बात जहां नीतीश जी की रही है वो सच है
कि आज बिहार में जो सरकार है वो खटारा हो चुकी है। 20 साल से सरकार है। बस मैं एक वीडियो देख रही थी अभी जस्ट आपके चैनल पे आने से पहले, जो इम्तियाज साहब जिनका जो शहीद हुए हैं, उन शहीद का जो सामान है, उनका पूरा लगेज उनके बेटे खुद जो है कि उठाकर लेकर आ रहे हैं। एक भी वहां पर कोई क्या वरिष्ठ अधिकारी नहीं थे? अरे किसी इंस्पेक्टर को ही भेज देते। जो बच्चा, जो लड़का अभी अपने पिता की मतलब कि शहीद होने का गम ही मना रहा है और वो अपने पिता का लगेज जो स्टेशन से लेकर जा रहा था, ये क्या दुख की बात नहीं है? कहां पर है अभी ये करे? इतना विकास हुआ, इतना रोजगार मिला, तो सप्लीमेंट्री TRE 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आपने ही लाठीचार्ज करवाया था। आपने ही लाठीचार्ज, अगर रोजगार है और बेरोजगारी बट नहीं है, देखिए कंचना जी, तो देखिए ये आप कमियां, कंचना जी ये आप कमियां तो गिना रही हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब भी राजद की बात होती है, जब भी लालू प्रसाद यादव की बात होती है, तो पीयूष जी जैसे प्रवक्ता जो हैं वो जंगल राज की बात करने लगते हैं और याद दिलाने लगते हैं जंगल राज की। और जो लोग भी थे वो उस दौर को कोई बड़े अच्छे से याद नहीं करते हैं। तो आपको लगता है कि एक ऐसा बैगेज है आपके साथ, जो ऐसा दाग है आपके चेहरे पे, आपके मतलब राजद के चेहरे पे, जिसे हटाना बड़ा मुश्किल है। देखिए दाग तो आज की जो सरकार है उसके भी चेहरे पर है। फर्क सिर्फ इतना है कि दाग जो देखते हैं उनको आज का दाग दिखाई नहीं देता। मुकेश सहनी जी, उनके पिताजी की हत्या हुई। हर एक नेता, अरे आपके डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर हैं और आपके जो बीजेपी के कई नेता हैं, उनके रिश्तेदारों की हत्या हुई है और सरेआम लूट हुआ है। कोई ऐसा नहीं है बिहार में जो सुरक्षित हो, चाहे वो VVIP हो, चाहे वो आम नागरिक हो। नालंदा में एक महिला के पैर में कंचना जी जो है ना, वो लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल उठा रही हैं। ये बात कर रही हैं मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या की बात कर रही हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हैं और ये बोल रही हैं कि आप जंगल राज का आरोप तो लगाते हैं, लेकिन असली जंगल राज अभी है। मैं जवाब देता हूं। जी बोलिए बोलिए। प्रभाकर जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता जो बातें कह रही थी, क्या हुआ? मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद 24 घंटे के अंदर जो अपराधियों की शिनाख्त की गई, SIT का गठन करके जो अपराधी थे उन्हें दबोचने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया, हमारी पुलिस ने करने का काम किया। आज यदि हत्याएं हो रही है तो 24 से 48 घंटे के अंदर हमारी सरकार, हमारी पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार करने का काम किया जा रहा है। यह है कानून का राज, यह है बिहार में कानून का राज, यह है न्याय के साथ विकास। देखिए आपको याद होगा, प्रभाकर जी आपको याद होगा 2005 के पहले बिहार में क्या था? बिहार की 13 करोड़ जनता ने राष्ट्रीय जनता दल के अराजकता, कुशासन, भ्रष्टाचार से तंग आकर नवंबर 2005 में बिहार के लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनवाने का काम किया था। एक जवाब पहले हम कंचना जी से लेते हैं, उसके बाद आपके पास फिर आएंगे। कंचना जी ये बताइए कि नीतीश कुमार चेहरे होंगे और वहां से तेजस्वी यादव चेहरे होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जंगल राज की बात होगी, जैसे ही चुनाव का शोर बढ़ेगा, आपको लगता है कि आप उस शोर को मैनेज कर पाएंगे? आप वो जो कैंपेन आपके खिलाफ जंगल राज का होगा, वो आपके लिए एक ऐसा बैगेज है जिससे पार पाना मुश्किल है, ऐसा हमला है जिसको झेल पाना मुश्किल है? प्रभाकर जी, 2005 से सिर्फ एक ही बात हो रही है, जंगल राज जंगल राज जंगल राज। आप 2005 से एक ही बात को रट के जनता को डरा के आप बार बार सरकार बनाए हो, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। जनता यह भी समझ रही है कि अगर आपने 20 साल तक राज किया है, अगर आप 20 साल तक सत्ता में बैठे हो, तो बिहार को आपने क्या दिया? बिहार को आपने कितने कारखाने दिए? बिहार को आप कहां तक पहुंचाए? बिहार के यूथ कहां तक पहुंचे? बिहार में कितनी नौकरियां हुई? ये सारी सवाल आज जनता पूछेगी। आप सोचो कि हम 1990 की बात करें तो 1990 में जो पैदा हुए होंगे ना, आज बूढ़े हो गए होंगे। आप आज की बात करिए, आज के पब्लिक के लिए, आज की जनता के लिए आप जिम्मेदार हैं। हमारी सरकार जी बिल्कुल उसके लिए हम जिम्मेदार थे। आपकी बात बिल्कुल जायज है और पीयूष जी यही अंतिम सवाल आपसे भी है मेरा, जो कंचना जी भी पूछ रही हैं। आप एक झुनझुना को कितनी बार बजाएंगे? बात 20 साल पुरानी क्यों करते हैं? आप 20 सालों में आपने रोजगार क्या दिया? आपने पलायन कितना रोका? आपने महिलाओं के लिए क्या किया? आप उसकी बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हैं, रोज बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, आप उसकी बात कीजिए और आपको उस पर तौला जाए, ना कि आप जंगल राज की बार बार बात करके आप
किनारे से निकल जाते हैं। प्रभाकर जी, मेरा सीधा, हमारी पार्टी का सीधा लाइन है विकास। हम न्याय के साथ विकास करने का काम कर रहे हैं। अरे क्या था 2005 के पहले का बिहार? 2005 के बाद 2005 के बाद बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार द्वारा बिहार में क्या क्या विकास के कार्य हुए वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को नहीं दिखाई देता है। उन्हें चश्मा बदलने की आवश्यकता है। 2005 के बाद 1,17,000 किलोमीटर बिहार में सड़कें बनवाने का काम किया तो हमारी एनडीए की सरकार ने करने का काम किया। 2005 के बाद 10,000 अस्पताल खोलने का काम किया तो हमारी एनडीए सरकार ने करने का काम किया। 2005 के बाद पंचायतों में पंचायत सरकार भवन, पंचायत में पटना सचिवालय जैसा सचिवालय भी खोलने का काम किया तो हमारी सरकार ने करने का काम किया। चलिए तो ये देखिए का काम कर रहे हैं। हमारा वोट भी न्याय के साथ विकास, मेरा मुद्दा विकास है, मेरा मुद्दा लाइन एंड ऑर्डर है। लाइन एंड ऑर्डर विकास के मुद्दे पर हम 2025 चलिए पीयूष जी, आपकी बात मैं समझ गया। और देखिए, जैसे जैसे बिहार में चुनावी शोर बढ़ेगा वैसे वैसे पीयूष जी और इनके साथ बाकी जो प्रवक्ता हैं, आप देखेंगे एक लंबी लिस्ट लेके मैदान में उतरेंगे कि उन्होंने क्या किया, और साथ ही कंचना जी भी उतरेंगी ये लिस्ट लेके इन्होंने क्या नहीं किया और कैसे बिहार की जनता प्रताड़ित है। कुल मिला के ये बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है। और चुनावी शोर, जैसा मैंने आपको बताया, बिहार में जैसे जैसे तारीख नज़दीक आएगी वैसे वैसे चुनावी शोर भी बढ़ेगा। और आप देखेंगे दोनों खेमे जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप में कोई भी कोताही नहीं करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के बिहार में जो चुनावी माहौल होगा बड़ा ही दिलचस्प होगा। और चलिए अब आगे की खबरों के लिए मुंबई का रुख करते हैं मेरे सहयोगी जितेंद्र के पास। धन्यवाद प्रभाकर। आपके बिहार में चुनावी माहौल गर्म हो रहा है और चूंकि वहां पर चुनावी साल है तो महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी ही हलचल शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में भी ये चुनावी साल है। विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा है महाराष्ट्र में, तो पिछले साल हो गया। इस साल स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, अगले 3-4 महीनों में हो जाएंगे, जिनमें मुंबई महानगर पालिका, नासिक, पुणे, संभाजीनगर, नागपुर और दूसरे कई बड़े शहरों की महानगर पालिकाओं के चुनाव होंगे और उसको लेकर सरगर्मी फिर से शुरू हो चुकी है। अब चर्चा हो रही है महाराष्ट्र में शरद पवार की राजनीति को लेकर। साल 2019 में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक बयान दिया था और कहा था कि शरद पवार के दिमाग को समझने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे। शरद पवार जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में साल 2019 से जो राजनीतिक ड्रामा शुरू हुआ है वो 6 साल बाद अब भी जारी है। जुलाई 2023 में शरद पवार की पार्टी एनसीपी दो फाड़ हो गई क्योंकि शरद पवार के अपने भतीजे अजीत पवार ने उसमें बगावत कर दी और एक खेमा लेकर अलग हो गए, अपनी नई पार्टी बना ली। और यही नहीं, जो अजीत पवार की पार्टी थी उसको चुनाव आयोग ने एनसीपी का आधिकारिक नाम भी दे दिया और आधिकारिक चुनाव चिन्ह जो कि घड़ी थी वो भी दे दी। यानी कि जिन शरद पवार ने उस पार्टी की स्थापना की थी वही शरद पवार पार्टी से बाहर हो गए। उनको अपनी पार्टी के लिए नया नाम चुनना पड़ा। एनसीपी एसपी नाम से उनकी पार्टी है, नया चुनाव चिन्ह चुनना पड़ा, जबकि असली चुनाव चिन्ह और पार्टी का असली नाम उनके भतीजे के पास में आ गया और भतीजे ने महायुति के साथ गठजोड़ कर लिया और महायुति की सरकार में अजीत पवार शामिल हो गए। इस बीच में उनके बीच काफ़ी दूरियां दिखाई पड़ी, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी बयान दिए और हमने ये भी देखा लोकसभा चुनाव में कि देवर की भाभी के बीच में जो है, भाभी और ननद के बीच में मुकाबला हुआ, अजीत पवार शरद पवार के बीच में मुकाबला हुआ और जो है सियासी लड़ाई जो है काफ़ी चरम पर पहुंच गई थी। लेकिन अब एक नया मोड़ आ रहा है इस लड़ाई में और संकेत ये मिल रहे हैं कि चाचा और भतीजा फिर से एक साथ आ सकते हैं। हो सकता है कि दोनों पार्टियां जो अलग अलग हैं वो फिर से एक पार्टी में तब्दील हो जाएं। और ये सिर्फ कोई अटकलबाजी नहीं है बल्कि इसको लेकर कुछ ठोस सबूत भी मिल रहे हैं। जैसे कि शरद पवार ने पिछले हफ्ते एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में ये बात कही और कहा कि देखिए, मेरी पार्टी में एक खेमा ऐसा है जो ये चाहता है कि अजीत पवार के साथ में हाथ मिला लिया जाए, उनके साथ हो लिया जाए।
इसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में फैसला जो है अब अगली जनरेशन यानी कि सुप्रिया सुले जो उनकी बेटी हैं वो लेंगी। तो इस तरह का बयान उन्होंने दिया। फिर अगला संकेत ये मिला कि कल एक कार्यक्रम था यहाँ के वाईबी चौहान सेंटर में। यहाँ पर ये दोनों लोग अजीत पवार और शरद पवार एक साथ एक मंच साझा करते हुए नजर आए। एक और अहम बात कि इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके नेता राहुल गांधी ने मांग की कि भाई संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। लेकिन शरद पवार ने उसको अपोज किया, उस पर अपनी सहमति नहीं जताई और उन्होंने ये कहा कि मैं रक्षा मंत्री रह चुका हूं और मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों पर संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने अपना एक अलग स्टैंड लिया। तो कुल मिलाकर शरद पवार और अजीत पवार के बीच करीबी आती दिख रही है, करीबी होती नजर आ रही है। अच्छा, इसकी वजह से जो इंडिया गठबंधन के एक अहम घटक दल हैं शिवसेना यूबीटी या फिर महाराष्ट्र में उसका जो छोटा स्वरूप है महाविकास आघाड़ी, उसके सदस्य शिवसेना यूबीटी के नेता जो है वो विचलित हो गए हैं, वो परेशान हो गए और उनको ये करीबी चाचा भतीजा की अखर रही है। संजय राउत जो कि सांसद हैं उस पार्टी के, उन्होंने एक तीखा बयान दिया और कहा कि संघर्ष के इस वक्त में जो हमारे साथ में रहेगा वो साथ में रहता है तो ठीक है, और अगर साथ में नहीं रहता है तो फिर हम अकेले चलने को भी तैयार हैं और हम अन्याय के खिलाफ अपना संघर्ष करते रहेंगे। तो आइए सुनते हैं संजय राउत ने क्या कहा। पण त्यांच्या राजकारणाची पद्धत वेगळी आहे, आमची पद्धत वेगळी। आम्ही बाळासाहेब ठाकरे यांचे चेले आहोत। आम्ही फटे लेकिन हटे नाही या भूमिकेचे। आम्ही सत्तेची आणि संस्थांची पर्वा करत नाही। नेशन फर्स्ट, स्टेट फर्स्ट ही भूमिका आमची जरूर आहे, पण आमच्या संस्था टिकाव्यात, आमचे कारखाने टिकावेत, कारखान्यावरची आमची माणसं टिकावीत म्हणून आमचं राजकारण नाही आहे। आमचं राजकारण हे गरीब फाटक्या लोकांचं राजकारण, जे येतील ते आमच्याबरोबर नाही तर त्यांच्याशिवाय। हा वीर सावरकरांचा मंत्र जो आहे तो आमचा प्रेरणा असतो। आलात तर तुमच्या बरोबर, नाही तर तुमच्या शिवाय। तो काफ़ी तीखे शब्दों में संजय राउत ने अपनी बात रखी है और संजय राउत सबसे करीबी आदमी माने जाते थे महाविकास आघाड़ी में शरद पवार के। कुछ लोग तो चुटकी लेकर ये भी कहते थे कि संजय राउत शिवसेना में शरद पवार के आदमी हैं, और कई बार तो ये भी कहा जाता था कि कल को कहीं संजय राउत जो है एनसीपी में ना शामिल हो जाएं, शरद पवार के पास ना चले जाएं। लेकिन उन्हीं के मुंह से इस तरह के बयान आ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और हो सकता है कि शरद पवार कोई बड़ा फैसला ले लें वापस अपने भतीजे अजीत पवार से हाथ मिलाने का। मेरे साथ मेरे पूर्व सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार मयूर परीख मौजूद हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं। मयूर, 2 दूनी 4 में आपका स्वागत है। आपने सुना संजय राउत का बयान। जिन शब्दों में वो शरद पवार के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे उससे ये साफ पता चलता है कि महाविकास आघाड़ी अब ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। देखिए, पालिका चुनाव के विषय में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होगा या नहीं, यानी कि उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कब तक एक्ट करेगी या अपील में जाएगी, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन जहां तक राजनीति का संबंध है, ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं वहां पर उद्धव ठाकरे शिवसेना और शरद पवार इनकी पार्टी साथ में रहे या ना रहे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुंबई शहर में एनसीपी शरद पवार या फिर एनसीपी जो पुरानी है उसके सबसे अधिक अगर कॉरपोरेटर रहे हैं तो वो 14 कॉरपोरेटर थे, वो भी आज से 15 साल पहले। आखिरी में जो कॉरपोरेशन था इसमें इनके सिर्फ 7 कॉरपोरेटर थे, और ये सातों के सातों कॉरपोरेटर ऐसे कॉरपोरेटर थे जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ते तब भी जीत जाते। मुंबई शहर में, मीरा भयंदर में, थाना में एनसीपी पार्टी चाहे शरद पवार हो या अजीत पवार हो उसका कोई बहुत बड़ी ताकत हो। हाँ, नवी मुंबई में है क्योंकि गणेश नाइक की वजह से, लेकिन वो भी बीजेपी में चले गए और मामला पूरी तरह से अलग है। तो कुल मिलाकर के जहां पर शिवसेना कंटेस्ट करेगी, जहां पर शिवसेना का वोट बैंक है, वहां उन्हें शरद पवार ये पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है, और जहां पर शरद पवार इनकी पार्टी
स्थानीय निकाय चुनाव में जीतती है, वहां पर शिवसेना पार्टी का कोई फायदा, उद्धव ठाकरे की पार्टी का कोई फायदा उनको होता हुआ दिखता नहीं है। अब देखिए, लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, सेंटर में स्टेबिलिटी है, विधानसभा चुनाव हो चुका है, स्टेट में स्टेबिलिटी है, और कॉरपोरेशन का चुनाव जो है वो चुनाव में ये दोनों साथ में रहें या न रहें, किसी तरह का लाभ या नुकसान नहीं है। ऐसे में चाहे पॉलिटिकल बयानबाजी कितनी भी हो, बयानबाजी शरद पवार, इनका निर्णय बिल्कुल साफ है कि परिस्थिति के अनुसार अपना बयान दें। जैसे कि लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कर दी, तो शरद पवार ने साफ कह दिया सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ मामला संसद में बात नहीं करनी चाहिए। गठबंधन की बात कर ली तो उन्होंने कहा इसका फैसला जो है वो सुप्रिया सुले करेगी। कुल मिलाकर के शरद पवार, इनकी भूमिका वैसे ही गोल गोल टाइप की रहती है, और वो क्या करेंगे अंत में वही डिसाइड करते हैं। तो अब ये गठबंधन रहे या न रहे, लंबे समय तक इनको एक दूसरे के साथ रहने का कोई लाभ नहीं। जी बिल्कुल मयूर, और शरद पवार के बारे में यही कहा जाता है कि अपने पूरे सियासी करियर के दौरान बहुत ही कम ऐसा वक्त रहा है जब शरद पवार या उनकी पार्टी सत्ता से बाहर रही है। उन्होंने हर हाल में अपने आप को सत्ता में रखने का प्रयास किया है। तो मुंबई से इतना ही।